देश और दुनिया को सत्याग्रह, उपवास, अनशन की ताकत महात्मा गांधी ने बताई, तो उपवास अनशन का हथियार की तरह इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसकी व्याख्या हिंदी व्यंग्य के पितामह कहे जाने वाले हरिशंकर परसाई ने की थी। धरना, उपवास, अनशन की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस समय उत्तराखंड में दो बड़े धरने प्रदर्शन चल रहे हैं इंसाफ की मांग के नाम पर। हल्द्वानी के बनफूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर अमल रोकने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किए। हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और अब इस मामले पर सुनवाई 7 फरवरी को होगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से भी बनफूलपुरा के लोगों को राहत नहीं मिली तो इस तो का जवाब देहरादून में चल रहे दूसरे धरने प्रदर्शन में है। देहरादून में विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। ये कर्मचारी पहले अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन वहां से इनकी मांग को ठुकरा दिया गया, यानी बर्खास्तगी को सही ठहराया गया। इसके बाद ये लोग धरने पर बैठ गए। आज इनके धरने का 20वां दिन है। सभी धरने प्रदर्शनों की तरह ये भी न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इसी से मुझे याद आई हरिशंकर परसाई की कहानी 10 दिन का अनशन। जिन्होंने ये नहीं पढ़ी है उनके लिए मैं संक्षेप में कहानी बता देता हूँ। ये कहानी बन्नू नाम के एक लंपट आदमी की है जो एक शादीशुदा महिला सावित्री के पीछे पड़ा है। सावित्री अपने पति राधिका प्रसाद को प्यार करती है और लंपट बन्नू से नफरत करती है। अब कहानी का सूत्रधार बन्नू को लेकर बाबा सनकीदास के पास पहुंचता है, जो अनशन और आत्मदाह की धमकी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के माहिर हैं। वो बन्नू को अनशन पर बैठा देते हैं और 10 दिन के अनशन के दौरान बाबा सनकीदास जो तिकड़मे भिड़ाते हैं, उनसे माहौल बन्नू के पक्ष में और सावित्री राधिका प्रसाद के खिलाफ बन जाता है। अब कहानी के 2 संवादों पर गौर कीजिए। सूत्रधार बन्नू से कहता है, देख बन्नू, दौर ऐसा आ गया है कि संसद, कानून, संविधान, न्यायालय सब बेकार हो गए हैं। बड़ी बड़ी मांगें अनशन और आत्मदाह की धमकी से पूरी हो रही हैं। तू भी उस औरत के लिए अनशन कर डाल। इस पर एक व्यक्ति टोकता है, कैसी बात करते हो, किसी की बीवी को हड़पने के लिए अनशन होगा? लोग हम पर हंसेंगे। लेकिन लोग ना कहानी में हंसते हैं और ना उत्तराखंड में अभी चल रहे घटनाक्रम पर। बनफूलपुरा की बात हम नहीं करेंगे, जहां हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अतिक्रमण बताई गई जगह पर बसे लोगों के पक्ष में माहौल बन गया है या बना दिया गया है, क्योंकि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन देहरादून में धरने पर बैठे विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों की बात तो की ही जा सकती है। बैकडोर से भर्ती कर्मचारी बर्खास्त होने के बाद न्याय की मांग, जी हां आपने सही सुना, न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि बनफूलपुरा और विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों के मामलों को एक ही तराजू में तोलना ठीक नहीं है, लेकिन कहने का क्या है, कोई कुछ भी कह सकता है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल कुछ समय पहले ही खम ठोक कर कह रहे थे कि हाँ मैंने बैकडोर से भर्ती की तो की। देखिए, कहा जा रहा है कि आपके पीआरओ और आपके भी कई करीबी लोगों के संबंधी। अरे भाई मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं है ना, लेकिन सब नियमानुसार हुआ है बस। मंत्री जी, सचिव की नियुक्ति आपको गलत नहीं लगती है? 1 साल में 3 प्रमोशन मिल जाते हैं। नवंबर 2021 तक वो डिप्टी सेक्रेटरी थे शोध के, ठीक है। दिसंबर में वो एडिशनल भी हो जाते हैं, जॉइंट भी हो जाते हैं, सचिव भी हो जाते हैं। ठीक है, शिथिलता अधिकार है अध्यक्ष विधानसभा को, शिथिलता का अधिकार के नाते उनको दिया है। इसी तरह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल ने भी बिना हिचक के स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने अपने बेटे, बहू समेत 150 लोगों को बैकडोर से भर्ती किया था। अब वो इन्हें हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। अजीब बात नहीं है, कुंजवाल चुनाव हार कर बेरोजगार हो चुके हैं। अब बेटा बहू भी घर पर बैठ जाएंगे तो उनका हाल उत्तराखंड के लाखों परिवारों जैसा नहीं हो जाएगा। ना, इसकी कल्पना भी डरावनी है। इसलिए कुंजवाल कह रहे हैं कि गलत तरीके से नौकरी पाने वालों का क्या दोष, अपराध तो भर्ती करने वालों का है, सजा उन्हें दी जाए। हमने नियुक्ति दी है, हमने नियुक्ति का आदेश किया है, तो जो गलती है वो कानूनी रूप पर हमारे ऊपर आनी चाहिए थी। और अगर हम अपराधी हैं, अगर अपराधी उसमें घोषित होता है तो मैं तो गोविंद सिंह कुंजवाल के रूप में जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। जो सज़ा मुझे मिलती है उसको शायद करने तैयार। लेकिन बेरोजगार लोग जो इतना भटक रहे हैं, जो रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, वो रोजगार पा रहे थे, उनकी उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको अपने आप भर्ती नहीं हुए, किसी ने भर्ती किया है। तो भर्ती करने वालों पर कानूनी जो हो सकता है वो उन पर दंडित करने का कार्रवाई क्यों विधानसभा ने नहीं करी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं इस बुजुर्ग नेता की आधी बात से तो सहमत हूं ही। मेरा कहना यह है कि कुंजवाल की बात मानकर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष जीतू खंडूड़ी के फैसले पर हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद ये तो साफ हो गया है कि गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल अपने पदों का दुरुपयोग करने के दोषी हैं।
इसलिए अब सरकार को थोड़ी और हिम्मत दिखाकर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। वैसे ये वही न्याय है जिसकी मांग विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारी कर रहे हैं। अगर आपको ये विडंबना लग रही है कि न्याय की मांग वो कर्मचारी कर रहे हैं जिन्हें इस प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को हक मारकर बेईमानी से भर्ती किया गया था, तो मेरी सलाह यह है कि उत्तराखंड की राजनीति को, इसके नेताओं को, इसके शासकों और उनके दलालों को ध्यान से देखिए। ये ज्यादातर कर्मचारी किसी नेता, अधिकारी, उनके चमचे, दलाल और पत्रकारों के रिश्तेदार हैं। बहरहाल इन बर्खास्त कर्मचारियों का कहना है कि उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद से ही विधानसभा में एक ही प्रक्रिया के तहत भर्तियां की गई हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 2016 और 2021 में भर्ती हुए कर्मचारियों के खिलाफ की गई है। अब ये लोग चाहते हैं कि उनकी तरह ही पहले भर्ती हुए सभी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए। हम भी इस मांग का समर्थन करते हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि इस बात का समर्थन हर समझदार और ईमानदार आदमी करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब 10 दिन का अनशन के चश्मे से देखिए जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो कहानी में अनशन करने की सलाह दिए जाने पर मन्नू पूछता है, सफलता तो मिल जाएगी ना? जाहिर है सवाल ज्यादातर बर्खास्त कर्मचारियों के मन में भी होगा जो अब 20 दिन से धरने पर बैठे हैं। लेकिन मन्नू के वापस कहानी पर चलते हैं। मन्नू के सवाल के जवाब में सूत्रधार कहता है, ये तो इशू बनाने पर है, अच्छा बन गया तो औरत मिल भी जाएगी। ये बात किसी ने बर्खास्त कर्मचारियों को भी जरूर समझाई होगी, क्योंकि इशू तो बन रहा है। कांग्रेस के कई नेता इन कर्मचारियों की मांग का समर्थन कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने इंसाफ न होने पर अमरण अनशन की चेतावनी दे दी है। पहले भी अपने नजदीकी कुंजवाल का समर्थन कर चुके हरीश रावत विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों के समर्थन में पहुंचे तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता उनके साथ शामिल हुए। लेकिन जिस दिन हरीश रावत कांग्रेस के दलबल के साथ धरने पर बैठे थे, उस दिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह विधानसभा में बैकडोर भर्ती करवाने वाले सभी पूर्व विधानसभा अध्यक्षों और पूर्व मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जाहिर है इनमें हरीश रावत भी शामिल थे। लेकिन फिर एक दिन बाद ही प्रीतम सिंह भी बर्खास्त कर्मचारियों के धरने में शामिल हुए और वहां उन्होंने मांग की कि विधानसभा में बैकडोर से भर्ती सभी कर्मचारियों को निकाला जाए। आज धरने के 20वें दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह महारा धरने में शामिल हुए हैं। 10 दिन का अनशन के 6ठे दिन तक कुछ ना हो पाने पर बन्नू और उनके समर्थक निराश होने लगते हैं, लेकिन बाबा सनकीदास नहीं। वो कहते हैं शुरू में सब मांग को नामंजूर करते हैं, यही प्रथा है, अब आंदोलन तीव्र करो, अखबारों में छपाओ वगैरह वगैरह। कहानी में 10 दिन के अनशन के बाद बन्नू की मांगें सैद्धांतिक रूप से मान ली जाती हैं और व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कमेटी बना दी जाती है। उत्तराखंड में चल रही कहानियों ने अभी आधी ही दूरी तय की है। इधर कई बाबा सनकीदास रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। अभी अमरण अनशन, आत्मदाह जैसे हथियारों का निकाला जाना बाकी है। जो इन हथियारों के साथ जंग में कूदे हैं उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। कम से कम व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कमेटी तो बन ही जाएगी। बाकी रहे आम लोग, उनका क्या है? वो तो जैसे जी रहे हैं जीते रहेंगे, या फिर जैसे मर रहे हैं मरते रहेंगे।